75 साल से एफबीआई की शीर्ष 10 सबसे वांछित सूची ने देश के कुछ सबसे खतरनाक अपराधियों को पकड़ने में मदद की है। इस सूची को खास है, इसमें केवल वे अपराधी शामिल होते हैं जिन्हें एफबीआई समाज के लिए विशेष रूप से गंभीर खतरा मानती है। और इसमें शामिल होने के लिए आपको मूल रूप से कुछ बेहद गलत करना होगा या गंभीर अपराधों का एक बहुत लंबा रिकॉर्ड होना चाहिए। इस सूची 1939 में रिपोर्टर ने एफबीआई से 10 वांटेड अपराधियों की सूची बनाने को कहा जिन्हें वे पकड़ना चाहते थे ताकि वे जनता से मदद मांग सकें। सूची प्राप्त करने के बाद रिपोर्टर ने अपराधियों की तस्वीरें वॉशिंगटन डेली न्यूज के पहले पन्ने पर प्रकाशित की और बाकी की कहानी इतिहास है। तब से एफबीआई लगभग 500 वांछित भगोड़ों को जनता की टिप्स के कारण पकड़ने में सफल रही है। ये सूची में वर्तमान में शामिल अपराधी हैं: बद्रीश कुमार शेट्टिनभाई पटेल। 12 अप्रैल 2015 को एक सीसीटीवी कैमरे ने 2 डंकिन डोनट्स के कर्मचारियों, एक पुरुष और एक महिला को रात लगभग 9:30 बजे दुकान के पिछले कमरे की ओर जाते हुए कैद किया, दृश्य से गायब होने से पहले। कुछ सेकंड बाद वह आदमी कैमरे के दृश्य में वापस आता है और ऐसा लगता है कि दोनों क्लिप के बीच 1 मिनट में कुछ असामान्य नहीं हुआ। कुछ मिनटों बाद ग्राहकों ने पुलिस को सूचित किया जब उन्होंने दुकान में कोई कर्मचारी नहीं देखा और तभी पुलिस ने कुछ भयानक खोजा। दुकान के पिछले कमरे के फर्श पर एक भारतीय महिला पालक पड़ी हुई थी जो बेहोश थी और जिसे वीडियो में दिखाए गए आदमी ने पीट कर मार डाला था। जैसा कि बाद में पता चला, पालक की जान लेने वाला आदमी उसका पति बद्रीश कुमार था। जैसा कि अधिकारियों ने बाद में जाना, उस दिन से पहले के महीनों में इस जोड़े के बीच कई बड़े झगड़े हुए थे। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार उनके 2 वीजा कुछ हफ्तों में समाप्त होने वाले थे। पालक भारत वापस जाना चाहती थी लेकिन बद्रीश कुमार अमेरिका में रहना चाहते थे और ऐसा लगता है कि उसने अपनी पत्नी की जान लेकर स्थिति के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करने का इससे बेहतर तरीका नहीं पाया। अपराध के बाद बद्रीश को न्यू जर्सी के एक होटल से न्यूयॉर्क के एक ट्रेन स्टेशन के लिए टैक्सी लेते हुए आखिरी बार देखा गया, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया ये किसी की भी कल्पना से परे है। एक संदिग्ध पर अधिक ध्यान के लिए एफबीआई ने उसे सबसे वांछित सूची में डाल दिया। आज संदिग्ध को गिरफ्तार करने के लिए $2.25 मिलियन का इनाम है, लेकिन अपराध के लगभग 10 साल बाद ऐसा ये जल्द ही नहीं होने वाला। एलेजांद्रो रोसालेस कैस्टिलो। सबसे वांछित सूची में सबसे युवा संदिग्ध 26 वर्षीय अलेहांद्रो रोसालेस कास्टिलो एफबीआई की नजर में 8 साल से अधिक समय से है। 2016 में उसने अपनी महिला सहकर्मी सैंडी ली को उत्तरी कैरोलिना के कैबार्रस काउंटी में एक जंगल के क्षेत्र में गोली मार दी। कुछ दिन बाद महिला पीड़िता की कार एरिजोना के फीनिक्स में एक बस स्टेशन पर पाई गई। जैसा कि अधिकारियों ने बाद में पता लगाया, इस मामले में कई लोग शामिल थे जिनमें मुख्य रूप से पीड़िता, एक महिला जिसका नाम अमिया फिस्टर था, और अलेहांद्रो खुद शामिल थे, जो सभी चार्लोट के एक रेस्तरां में एक साथ काम करते थे। जांच में पुलिस को मालूम हुआ सैंडी ली और अलेहांद्रो ने डेटिंग की थी और उनके ब्रेकअप के बाद कास्टिलो ने अपनी सहकर्मी अमिया फिस्टर के साथ डेटिंग शुरू की। सैंडी ली ने खुलकर अलेहांद्रो को कुछ पैसे दिए थे और उस वर्ष 9 अगस्त को उसने उसे टेक्स्ट किया कि वह चार्लोट के ईस्टवे ड्राइव पर स्थित एक क्विक ट्रिप पर उससे मिलने आए, कहते हुए कि वह उसे पैसे वापस करने वाला है। चौंकाने बात यह है कि तभी कास्टिलो ने उसे लूटने, उसकी जान लेने और मैक्सिको भागने का सोचा। एक डरावने सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध को अपनी प्रेमिका अमिया के साथ एरिजोना के नोगालेस के माध्यम से मैक्सिको की सीमा पार देखा जा सकता है। कुछ महीने बाद अमिया ने मैक्सिको में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे सहायक होने का आरोप लगाया गया। गंभीर हत्या और एक मोटर वाहन की चोरी के मामले के बाद उसकी गवाही के आधार पर वह और अलेहांद्रो हत्यारे के चचेरे भाई के साथ रह रहे थे। किसी न किसी समय कास्टिलो फिर से बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो गया और तभी उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। 2024 के अनुसार एफबीआई के पास कास्टिलो की गिरफ्तारी की ओर ले जाने वाले कोई और सुराग नहीं है। इस समय उन्हें पता है कि वह संभवतः मैक्सिको में रह रहा है। जब उसे आखिरी बार देखा गया तो उसने अपने बाल छोटे रखे थे और साइड्स को शेव किया हुआ था। वर्तमान में उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी $2.25 मिलियन का इनाम है, लेकिन उसके मामले पर कोई और अपडेट नहीं आया है। रूजा इग्नाटोवा। 2016 में बुल्गारियाई उद्यमी रूजा इग्नाटोवा ने लंदन के वेम्बली में कॉइन रश ग्लोबल इवेंट में एक खूबसूरत लाल ड्रेस में मंच पर कदम रखा ताकि वह अपनी क्रिप्टो कंपनी OneCoin के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में बात कर सके। प्रस्तुति के दौरान उसने दावा किया कि 2 साल में हर कोई बिटकॉइन को भूल जाएगा और OneCoin क्रिप्टो दुनिया में एकमात्र सच्ची क्रिप्टो करेंसी के रूप में हावी हो जाएगा। निवेशकों को यह नहीं पता था कि वे इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी में शामिल हो रहे थे, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने वर्णित किया। कई वर्षों तक रूजा, जिसे आजकल क्रिप्टो क्वीन के नाम से जाना जाता है, ने OneCoin में निवेश पर 5 से 10 गुना रिटर्न का वादा किया था। आमतौर पर इस तरह के दावे तुरंत चेतावनी संकेत होते हैं,
लेकिन क्योंकि पूरा विश्व क्रिप्टो के इस मौके पर कूदने के लिए बेताब था, कई निवेशकों ने बिना सोचे समझे इस अवसर का लाभ उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप OneCoin की खरीदारी में भारी उन्माद पैदा हुआ। 2014 और 2016 के बीच OneCoin ने अनजान निवेशकों से $4 बिलियन से अधिक जुटाए, जिसमें से $50 मिलियन से अधिक अमेरिका के निवेशकों से आए। जैसे जैसे निवेशकों ने OneCoin में निवेश किया, उन्हें पता चला कि कंपनी वास्तव में एक पिरामिड योजना थी, जिसमें उन्हें अपने दोस्तों को इसे खरीदने के लिए भर्ती करने पर इनाम दिया जाता था। रुजा के लिए यह संदिग्ध MLM मॉडल काम करता हुआ प्रतीत हो रहा था। 2016 में कई निवेशकों ने शिकायत की कि वे अपने OneCoin बेचने में संघर्ष कर रहे थे और नहीं समझ पा रहे थे कि वे कभी अपने निवेश की वसूली कैसे करेंगे। ऑनलाइन यह खबर फैलने लगी कि OneCoin एक धोखाधड़ी है, जिसने मीडिया और संघीय जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। दुर्भाग्यवश तब तक यह थोड़ा देर हो चुका था। वेम्बली में अपनी प्रस्तुति के 1.5 साल से भी कम समय बाद रुजा एक विमान में बुल्गारिया से ग्रीस गईं और फिर कभी नहीं देखी गईं। चिंताजनक बात यह है कि जांच के दौरान संघीय जांचकर्ताओं द्वारा रुजा के द्वारा लिखे गए कई बेहद गंदे ईमेल लीक हो गए, जिसमें क्रिप्टो क्वीन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह शुरुआत से ही जानती थी कि वह लोगों को उनकी मेहनत की कमाई से धोखा दे रही है। अपने कुछ ईमेल में उसने स्वीकार किया कि कंपनी वास्तव में कोई सिक्के नहीं निकाल रही थी, कि उसका सिक्का बेकार था और कि उसके निवेशक उसके भरोसे पर मूर्ख थे। एक ईमेल में उसने साथ ही कार्ल ग्रीनवुड को निकासी योजना सुझाई, जिसमें पैसे लेकर भाग जाना और पूरे मामले को किसी और पर दोषी ठहराना शामिल था। जांच के दौरान कार्ल ने वायर धोखाधड़ी और पैसे की सफाई साजिश दोषी ठहराया, जिसके लिए उसे 20 साल जेल सुनाई गई। बाद में पता चला FBI ने तरुजा पर नजर रखी थी, वह बुल्गारिया से भागी थी। अमेरिकी प्रेमी को कंपनी के कामकाज की जांच के लिए भर्ती किया। उसकी संदिग्ध व्यवसाय और निवेशकों से अरबों डॉलर चुराने की उसकी योजना के बारे में जानने के बाद उसके खिलाफ वायर धोखाधड़ी, पैसे की सफाई और प्रतिभूति धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। इससे तुरंत उसे FBI की सबसे वांछित सूची में जगह मिल गई और वह 11वीं महिला थी। रुजा को इतनी दुष्टता प्रेरित करने वाले संकेतों की खोज में उसकी पिछली जिंदगी में झांकते हुए संघीय जांचकर्ताओं को कुछ काफी दिलचस्प चीजें मिली। पता चला रुजा 4 भाषाओं में धारा प्रवाह थी, बेहद बुद्धिमान थी, एक उच्च रैंकिंग वाली परामर्श फर्म में काम कर चुकी थी और बहुत छोटी उम्र से ही फैशन और अपनी छवि बनाए रखने की दीवानी थी। लाभ से अभियोजकों ने देखा उसने गुणों से दुष्ट योजनाएं की। दुर्भाग्यवश ऐसा लगता नहीं है कि FBI उसे जल्द ही ढूंढ पाएगी। यह अफवाह है कि देश से भागने के बाद क्रिप्टो क्वीन ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी शक्ल को काफी बदल लिया हो सकता है और माना जाता है कि वह हमेशा सशस्त्र गार्डों के साथ यात्रा करती है। चिंताजनक बात यह है कि उसके एक सहयोगी द्वारा हत्या किए जाने के कई आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन यह साबित नहीं हुआ है। अगर वह अभी भी जिंदा है तो FBI को संदेह है कि रुजा एक जर्मन पासपोर्ट पर संयुक्त अरब अमीरात, बुल्गारिया, जर्मनी, रूस, ग्रीस और पूर्वी यूरोप के कई देशों में यात्रा कर रही है। वह लगभग 8 साल पहले अपनी गुमशुदगी के बाद से कितनी एल्यूसिव रही हैं। असंभव है कि FBI ये पता लगाएगी कि रुजा इग्नाटोवा क्या हुआ जब उसने इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी में से एक को अंजाम दिया। अर्नाल्डो जिमेनेज। 12 मई 2012 को अर्नाल्डो जिमेनेज और उसकी पत्नी एस्ट्रेला अपनी शादी का जश्न मनाने के लिए एक काले 2006 के 4 दरवाजे वाली मासेराती में निकले। जोड़े ने शादियों के वादे किए। उसके 24 घंटे से भी कम समय बाद अर्नाल्डो ने पत्नी को कार में चाकू मारकर हत्या कर दी, उसे बाथरूम के टब में खींच लिया और बिना निशान गायब हो गया। जब एस्ट्रेला अगले दिन अपने बच्चों को स्कूल से लेने नहीं आई तो उसके परिवार ने पुलिस को बुलाया, जिन्होंने एस्ट्रेला के शव को उसके बाथटब में उसकी शादी के कपड़ों में पाया। तुरंत अर्नाल्डो के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर खोज शुरू की गई, लेकिन तब तक संदिग्ध बहुत पहले ही गायब हो चुका था। जांच के दौरान यह पता चला कि जिमेनेज ने भागने से पहले एक दोस्त से संपर्क किया और उसे बताया, अगर कोई पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो उन्हें बताना कि मैं मेक्सिको गया। तब से अधिकारियों को कई टिप्स मिली हैं कि जिमेनेज शायद डुरंगो या तमौलिपास मेक्सिको भाग गया है, जहाँ माना जाता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ छिपा हुआ है। शुरुआत में उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $100,000 का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन जब वह सबसे वांछित सूची में 4 साल बाद रखा गया तो FBI ने इनाम को $1.25 मिलियन तक बढ़ा दिया। बर्बैंक पुलिस ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में उन्हें अर्नाल्डो के ठिकाने के बारे में सैकड़ों टिप्स मिली हैं, लेकिन इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी तक नहीं पहुंची। अपराध के बाद जांचकर्ताओं ने उसके फोन का पता लगाया और यह निर्धारित किया कि वह शिकागो से टेनेसी, फिर अरकानसस और वहां से हिडाल्गो, टेक्सास, जो मैक्सिकन सीमा के बहुत करीब है, गया था।
दुर्भाग्यवश वे यह निर्धारित करने में असमर्थ रहे कि उसके बाद वह कहां गया। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि जिस कार में अर्नाल्डो ने अपना घिनौना अपराध किया वह कभी नहीं मिली। संदिग्ध पकड़ा गया तो उसे हत्या और अभियोजन से बचने के लिए भागने के लिए अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा जेल में बिताना पड़ेगा। लेकिन जैसे चीजें हुई हैं उसके आधार पर यह असंभव लगता है कि अर्नाल्डो कभी अपने घिनौने अपराध के लिए सजा पाएगा। वेटेल ओम इनोसेंट हैती के सबसे बड़े और सबसे हिंसक आपराधिक गैंग्स में से एक क्रेजबारी का नेता वेटेल ओम इनोसेंट। कौन सा उसका नाम आपको धोखा न दे, वह वास्तव में निर्दोष नहीं है। उसने वर्षों से इस क्षेत्र में आतंक फैलाया है। क्रूर अपहरण और हत्याओं की एक श्रृंखला में अपनी भूमिका के लिए FBI की सबसे वांछित सूची में स्थान अर्जित किया है। अक्टूबर 2021 में उसने हैती में 17 ईसाई मिशनरियों के हाई प्रोफाइल अपहरण को अंजाम देने के लिए कुख्यात 400 मावोजो गैंग के साथ सहयोग किया। चौंकाने वाली बात यह है कि अपहरण के 5 पीड़ित बच्चे थे, जिनमें से एक केवल 8 महीने का था। बंदूक की नोक पर बंधकों को कथित तौर पर 2 महीने तक बंदी बनाकर रखा गया, जबकि गिरोहों ने प्रतिबंधक $10 लाख की फिरौती मांगी। ये केवल तब हुआ जब एक अज्ञात दाता ने क्रेजबारी और 400 मावोजो को एक अज्ञात राशि का भुगतान किया। तब जाकर मिशनरियों को अंततः रिहा किया गया। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार इनोसेंट और उसकी टीम ने फिरौती के पैसे को हथियारों पर खर्च कर दिया। उसी वर्ष हैती के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई, जिससे इनोसेंट का प्रभाव देश में फैले अराजकता में तेजी से बढ़ा। हत्या के बाद क्रेजबारी ने नए क्षेत्रों पर दावा किया और अपनी संख्या को इतनी तेजी से बढ़ाया कि पुलिस भी उन्हें ट्रैक नहीं कर सकी। 2023 में क्रेजबारी के पास लगभग 600 सदस्य थे, जिनमें से कई युवा बच्चे थे जिन्हें अनैच्छिक रूप से इनोसेंट के आपराधिक संगठन की सेवा के लिए भर्ती किया गया था। ईसाई मिशनरियों के अपहरण के लगभग 1 साल बाद क्रेजबारी ने 2 अमेरिकी नागरिकों का अपहरण किया। इनोसेंट के आदेशों के तहत नागरिक मैरी ऑडिट फ्रैंकलिन और जीन फ्रैंकलिन। दुर्भाग्यवश एक पीड़ित जीवित नहीं बचा, जबकि दूसरे को $300,000 की फिरौती के लिए कैद रखा गया। किसी तरह इनोसेंट फिर भी बिना किसी सजा के बच निकला। अप्रैल 2024 में CNN ने एक इंटरव्यू जारी किया, जहां इनोसेंट ने अपने लग्जरी घर का प्रदर्शन किया, जो अत्यधिक गरीबी दिखाता है। सोने की किनारी वाले सोफों और कुर्सियों से घिरे हुए इनोसेंट ने रिपोर्टर को बताया कि वह कैसे सत्ता में आया। इस इंटरव्यू में उसने बेझिझक हैती की भ्रष्टाचार का दोष देश के राजनेताओं पर लगाया, अपनी खुद की कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। दिलचस्प बात, उसने आरोप लगाया कि क्रेन्सबरी का नेता बनने से पहले उसने एक होटल और एक रेंटल कार कंपनी सहित वैध व्यवसायों का मालिकाना हक रखा था। कहा कि उसकी कंपनियों को सरकार ने नष्ट कर दिया। अपराध विश्लेषकों के अनुसार इनोसेंट एक समय में एक राजनीतिक कार्यकर्ता था, इससे पहले कि उसने अपने प्रभाव को अधिकतम करने के लिए हिंसक अपराध की ओर रुख किया। अमेरिका में वापस इनोसेंट को FBI द्वारा अपराधों की एक बेहद लंबी सूची के लिए वांछित किया गया है, जिसमें फिरौती के लिए अपहरण, चोरी, हत्या, हमले, वाहन चोरी और संपत्ति का विनाश शामिल है। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने के लिए $2 मिलियन का इनाम है, लेकिन शक्तिशाली संबंधों और एक सशस्त्र गैंग के साथ उसे न्याय के कटघरे में लाना मुश्किल होगा। उमर अलेक्जेंडर कार्डेनास। 2022 में FBI ने 15 अगस्त 2019 को एक आदमी के शॉपिंग मॉल क्षेत्र में प्रवेश करने और फिर भागने के 2 डरावने पहले और बाद के क्लिप जारी किए। वीडियो में देखा गया आदमी 29 वर्षीय उमर अलेक्जेंडर कार्डेनास है, और बस इतना कहें कि उसने उन दोनों क्लिप्स के बीच के समय में ठीक से शॉपिंग नहीं की। कैमरे की नजर से गायब होने के बाद उमर एक आदमी के पास गया जो एक बाहरी शॉपिंग सेंटर में हेयर आइकन बार्बर शॉप के बाहर खड़ा था, और उसने अपनी सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन से उसके सिर पर कई राउंड फायर किए, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। अपराध करने के तुरंत बाद उमर ने 4 बजे के थोड़ा बाद दृश्य से भाग निकला, जैसा कि उसे डरावने FBI फुटेज में देखा जा सकता है। लॉस एंजलिस में पियर्स स्ट्रीट गैंग के एक संदिग्ध सदस्य और अक्सर डॉलर के उपनाम से जाने जाने वाले उमर पर संदेह है कि वह अपने रिश्तेदारों के बीच शरण लेने के लिए मेक्सिको भाग गया। सितंबर 2021 में संदिग्ध के खिलाफ हत्या और अभियोजन से बचने के लिए अवैध उड़ान के आरोप में एक संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसकी वजह से उसे सबसे वांछित बिलबोर्ड पर चिपका दिया गया। हालांकि उसने लगभग दिन के उजाले में एक क्रूर अपराध किया और इसके बाद कैमरों से बिल्कुल भी नहीं कतराया। पुलिस को उमर के बारे में आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम जानकारी है। उनके बारे में जो एकमात्र बातें उन्हें वास्तव में पता है वह यह है कि उसका वजन लगभग 300 पाउंड है, वो मोटे प्रिस्क्रिप्शन चश्मे पहनता है, उसके पास कम से कम एक टैटू है और उसे सशस्त्र और खतरनाक माना जाता है। अपराधी को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसने अभियोजन से बचने के लिए सीमाएं पार की है। समय के साथ उम्मीद है कि अधिक जानकारी सामने आएगी जो प्रत्यर्पण और गिरफ्तारी की ओर ले जाएगी। फिलहाल उमर सबसे वांछित अपराधी बना रहेगा। यूलान अडोनाई अर्चागा कारियास।
80 के दशक में मारा साल्वाट्रोचा नामक एक गैंग स्थापित की गई थी ताकि लॉस एंजलिस क्षेत्र में अन्य गैंगों से साल्वाडोरियन प्रवासियों की सुरक्षा की जा सके। कुछ दशकों बाद और मारा या संक्षेप में MS-13 दुनिया के सबसे क्रूर और हिंसक आपराधिक संगठनों में से एक बन गया था। आजकल MS-13 का एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मेक्सिको, अमेरिका, कनाडा और यहाँ तक कि स्पेन में भी मजबूत प्रभाव है। वे सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे कि ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, जबरन वसूली, हत्या और रैकेटियरिंग। अक्सर अपने प्रभाव और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए अत्यधिक हिंसा का उपयोग करते हैं। कई वर्षों तक यूलान अदोनाई आर्चागा कारायस नामक एक व्यक्ति होंडुरास में MS-13 की आपराधिक गतिविधियों का प्रमुख रहा, जिसने मध्य अमेरिका और अमेरिका में गैंग को समर्थन और संसाधन प्रदान किए, हथियारों, नशीले पदार्थों और बड़ी मात्रा में नकद के साथ। अक्सर अपने उपनाम पोर्की के तहत काम करते हुए यूलान को FBI द्वारा होंडुरास के माध्यम से अमेरिका में मल्टीटन ड्रग्स की तस्करी के लिए वांटेड किया गया है और कई प्रतिकूल गैंग सदस्यों की हत्या के लिए। पोर्की के रंगीन आपराधिक आरोपों में आपको हत्या, जबरन वसूली की साजिश, ड्रग आयात और मशीन गनों के कब्जे जैसे सभी प्रकार के मामले मिलेंगे। हालांकि उसका वजन केवल लगभग 160 पाउंड है। यूलान को होंडुरास के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक माना जाता है, क्योंकि MS-13 गैंग ने वर्षों से देश को अपनी पकड़ में रखा है। कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि एक समय पर पोर्की को पहले ही होंडुरास के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसे 2 होंडुरास के अभियोजकों की हत्या के आरोपों पर सुनवाई के लिए एक अदालत में भी ले जाया गया था। लेकिन सुनवाई के दौरान ट्वी गनमैन एंटी गैंग पुलिस यूनिट्स जैसे कपड़े पहने हुए थे इमारत में प्रवेश करते हैं, एक नकाबपोश संदिग्ध को साथ लेकर और अचानक गार्ड्स पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में पुरुषों ने गार्डों को काबू में कर लिया और सुरक्षित रूप से पोर्की को अदालत से बाहर ले गए। इस प्रक्रिया में 4 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी। स्पष्ट कारणों से पोर्की को सशस्त्र और अत्यधिक खतरनाक माना जाता है। उसके अपराधों की प्रकृति के कारण FBI किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने पर $5 मिलियन का इनाम दे रही है। एक चीज जो पोर्की संदिग्ध को ट्रैक करना मुश्किल बनाती है वह यह है कि उसने रडार के नीचे रहने के लिए उपाय किया है। हालांकि माना जाता है कि वह होंडुरास में है। वह और उसकी सुरक्षा टीम इजराइल और पोलैंड से अनट्रेस नंबरों का उपयोग करते हैं और जब वह अपने परिवार से संपर्क करता है तो वह अपनी लोकेशन को गुप्त रखने के लिए चरम उपाय करता है। हालांकि पोर्की की तलाश खत्म नहीं हुई है। वह आने वाले वर्षों तक FBI की वांछित सूची में एल्यूसिव और खतरनाक भगोड़ों में से एक बना रहने की संभावना है। एलेक्सिस फ्लोरेस। जुलाई 2000 में एक शांतिपूर्ण दोपहर 5 साल की एरियाना डेहेसस अपनी बहन और दोस्तों के साथ फिलाडेल्फिया की सड़क पर खेल रही थी जब उसकी मां जल्दी से दुकान पर गई थी। जब उसकी मां वापस आई तो उसने हर माता पिता के सबसे बुरे सपने जीना शुरू कर दिया। एरियाना को एक संदिग्ध आदमी द्वारा ले जाया गया था। तुरंत उसकी मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की, जिससे 5 साल की लड़की के लिए शहर भर में खोज शुरू हो गई। गुमशुदगी पर अधिक ध्यान लाने के लिए एक डेस्परेट प्रयास में एरियाना के परिवार और दोस्तों ने हर पड़ोस की दीवार, लाइट पोस्ट और स्टॉप साइन को फ्लायर्स और गुमशुदा पोस्टरों से ढक दिया। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि छोटी लड़की के साथ क्या हुआ। दुर्भाग्यवश कुछ हफ्तों की खोज के बाद पुलिस ने उसे एक खाली अपार्टमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट में बेहोश पाया, जो उस जगह से केवल कुछ ब्लॉक दूर था जहां उसे ले जाया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकारियों ने अपराध स्थल पर एक टी-शर्ट भी पाई जिस पर एक बोल्ड राजनीतिक लोगो था, जिसे उन्होंने संदिग्ध का माना। जांच में एक आदमी सामने आया जिसने कहा कि वह यकीन था कि टी-शर्ट उस आदमी की थी जिसे वह केवल कारायस जानता था, एक घुमंतू जिसे उसने एक बार हैंडमैन काम पर रखा था। दुर्भाग्यवश आशाजनक सुराग के बावजूद मामला कई वर्षों तक ठंडा पड़ा रहा, जिससे एरियाना का परिवार हताश और भ्रमित हो गया। ये 2007 तक नहीं था कि अधिकारियों ने टी-शर्ट का फिर से विश्लेषण करने में सक्षम हुए, हाल के DNA तकनीक में प्रगति के कारण, और जो उन्होंने पाया उसने जांच के दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। टी-शर्ट में मौजूद DNA एक आदमी एलेक्सिस फ्लोरेस के साथ पूरी तरह मेल खाता था, जिसे 2002 में एरिजोना में दुकानदारी के लिए और 2004 में जालसाजी के लिए गिरफ्तार किया गया था। दुर्भाग्यवश जब उसका DNA अपराध से जोड़ा गया तब तक उसे पहले ही अन्य कम गंभीर अपराधों के लिए कई साल पहले होंडुरास भेज दिया गया था। पुलिस पाएगी एलेक्सिस फ्लोरेस को ढूंढना उनकी सोच से अधिक मुश्किल था। अपने रंगीन आपराधिक करियर के दौरान एलेक्सिस ने कई धोखाधड़ी वाले जन्मतिथि और नाम प्रदान किए। सबसे वांछित सूची में शामिल होने के बावजूद FBI को उसके बारे में केवल यही बातें पता हैं। एलेक्सिस की ऊंचाई लगभग 5'4" है, उसका वजन 130 पाउंड है और उसके माथे और दाहिनी गाल पर स्पष्ट निशान हैं। अपने अपराधों के कारण उसे स्पष्ट रूप से सशस्त्र और अत्यधिक खतरनाक माना जाता है। उसके सिर पर अपहरण और हत्या के अपराधों के लिए $2.25 मिलियन का इनाम है। आपको लगता होगा कि कोई इस आदमी के बारे में जानकारी के साथ सामने आया होगा, लेकिन अपराध के 24 साल बाद एलेक्सिस अब तक नहीं मिला है। विल्बर विलेगास पालोमिनो।
नेशनल लिबरेशन आर्मी या ELN कोलंबिया में एक मार्क्सवादी लेनिनवादी गोरिल्ला विद्रोही समूह है, जिसे अक्सर कोलंबिया के अंतिम सच्चे विद्रोह के रूप में और लैटिन अमेरिका के सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों में से एक के रूप में जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में ELN ने वेनेजुएला में आक्रामक रूप से विस्तार किया है, जिसके कारण नेशनल लिबरेशन आर्मी के अब 6000 से अधिक सक्रिय सदस्य हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपनी स्थापना के पहले कुछ दशकों के दौरान समूह ने ज्यादातर अपने प्रयासों को अपहरण, जबरन वसूली और तेल अवसंरचना पर हमले पर केंद्रित किया। लेकिन समय के साथ ELN ने ड्रग तस्करी से कतराना बंद कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग व्यापार में गहराई से शामिल हो गया, जिससे उन्हें FBI का ध्यान मिला। 2023 में विल्बर विलिगास पालोमिनो FBI की सबसे वांछित सूची में 530वें सदस्य के रूप में शामिल हुए। उन पर कई गंभीर आरोप हैं, जो नार्को आतंकवाद से लेकर हत्या और ड्रग तस्करी तक फैले हुए हैं। अक्सर एड हॉग उपनाम से जाने जाने वाले पालोमिनो नेशनल लिबरेशन आर्मी के एक उच्च रैंकिंग सदस्य हैं, जो कोलंबिया से अमेरिका में ड्रग्स वितरित करने के लिए 20 साल की साजिश में शामिल रहे हैं, जिसके कारण 2020 में उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था। विल्बर पर 2017 से 2019 के बीच वेनेजुएला और कोलंबिया के कैटाटुम्बो क्षेत्र में कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप भी लगाया गया है। उसकी उच्च रैंक और ह्यूस्टन और अन्य प्रमुख अमेरिकी शहरों में ड्रग्स की बांट लाने की जिम्मेदारी के कारण ड्रग्स वाले शहर अमेरिका के राज्य विभाग का नारकोटिक्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम पॉल अमीनो की गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने पर $5 मिलियन तक का इनाम दे रहा है। आज की तारीख में यह पूरी तरह से रहस्य है कि यह आदमी कहाँ है, लेकिन यह देखते हुए कि ELN 200 टन से अधिक ड्रग्स का उत्पादन करता है, जो बाद में दुनिया भर में वितरित किए जाते हैं, जाहिर है इसमें अमेरिका भी शामिल है। यह समझ में आता है कि उसे सूची में क्यों डाला गया। डोनाल्ड यूजीन फील्ड्स टोई 2022 से डोनाल्ड यूजीन फील्ड्स को FBI द्वारा 2013 से 2017 के बीच मिसौरी में कम से कम एक बच्चे की कथित तस्करी के लिए वांटेड किया गया है। अधिकारियों के अनुसार फील्ड्स ने एक 14 वर्षीय लड़की को लिया और उसे अपने दोस्त टेड सर्टोरी जूनियर को पेश किया, नकद, कारों, मोटरसाइकिलों, छुट्टियों और क्रिसमस के उपहारों के बदले। फ्रैंकलिन काउंटी मिसौरी में आखिरी बार रहने के लिए जाना जाता है। फील्ड्स ने 2022 से देश भर में घूमते हुए, पेड़ काटने का काम करते हुए और स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल की गई कारें बेचते हुए छिपे रहने की कोशिश की है। अदालत के दस्तावेजों के आधार पर यह माना जाता है कि डोनाल्ड ने शायद एक से अधिक पीड़ितों को लिया है और वह अपनी प्रेमिका के साथ छिपा हो सकता है, जेनिफर स्क्रिग्स, जो कि बाल समर्थन प्रदान करने में विफलता के लिए एक गंभीर वारंट पर भी वांछित है। 2022 से पुलिस को कई टिप्स मिली हैं जो यह संकेत देती हैं कि फील्ड्स ने टैंपा क्षेत्र में कुछ समय बिताया। जैसे ही उन्होंने उसकी तस्वीर के साथ वांछित पोस्टर पर फेसबुक विज्ञापन चलाया, पहचान में मदद मांगी, तब तक फील्ड सिल्वर, मिसौरी भाग चुका था। FBI ने उन शहरों में फील्ड्स के चेहरे के साथ बड़े बिलबोर्ड लगाए हैं जहां वह यात्रा करने के लिए जाना जाता है, लेकिन अब तक ऐसा लगता है कि वह पुलिस से एक कदम आगे रहने में सफल रहा है। 2024 की शुरुआत में सर्टोरी, फील्ड्स का अपराध में साथी, ने अपने आरोपों के लिए दोषी ठहराया और उसे 30 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। उसे अपनी पीड़िता को $25,000 का मुआवजा भी देना पड़ सकता है। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार उसे नवंबर 2024 की शुरुआत में आधिकारिक रूप से सजा सुनाई जाएगी। FBI के संदिग्ध के विवरण के अनुसार फील्ड्स के शरीर पर कई निशान हैं, साथ ही उसके दाहिने कंधे पर एक जनजातीय प्रिंट का टैटू भी है। FBI द्वारा इस आदमी के चेहरे को पहचानने के लिए इतनी बड़ी कोशिश की जा रही है, उम्मीद है कि किसी दिन उसे किसी ने पहचाना होगा और तुरंत अधिकारियों के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस ने जनता से आग्रह किया है कि उसे सशस्त्र और खतरनाक समझें।